invite our panelists for this session to please join us on stage, starting with Mr. Rahil Sheikh, Director, Meyer Commodities, Mr. Janish Patel, Director, Samarpan Sugar, Mr. Atish Narang, Director, KS Commodities Private Limited, Mr. Hemant Shah, Co-founder and Deputy CEO of eBuySugar.com, and moderating this session will be Mr. Prashant Biani, Vice President, Agri Inputs, Sugar, Elara Capital. We will be having the felicitation of associate partners and sponsors after this by Bollywood actor Jimmy Shergill. But uske pehle, let's finish with this panel discussion on Chini Tezi ya Mandi, exploring the dynamics and trends in domestic sugar trade. Once again, a gentle and final reminder to everybody to please check out if you haven't checked out already. Thank you. कल से आज तक जो भी सेशंस में काफ़ी मुद्दे हम लोगों ने चर्चा की है, तो उन सारे मुद्दों का निष्कर्ष और उन सब का असर चीनी के दामों पे क्या होगा, उसी की हम चर्चा करने वाले हैं. बिकॉज शुगर एंड शुगर प्राइस इज़ द वन विच विल डिटरमाइन अवर फॉर्च्यून. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे सभी पैनलिस्ट का व्यू लेके कि उनका व्यू क्या है, चीनी के दाम इंडिया में क्या रह सकते हैं. सो विल स्टार्ट विथ हेमंत भाई. जी नमस्ते. चीनी के दामों में अभी जिस हिसाब से नवंबर से जो प्रोडक्शन सीजन स्टार्ट हुआ, अगर उसके पहले देखेंगे तो चीनी की प्राइसेस थोड़े हायर लेवल पे थे. अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में करीबन 3650, 3750 के करीबन भी चीनी के दाम गए थे. और जैसे नवंबर से जो प्रोडक्शन सीजन स्टार्ट हुआ, उसके बाद में और ये गवर्नमेंट के जो डिसीजंस आए, उसकी वजह से आज चीनी के दाम है 3450 महाराष्ट्र. आने वाले टाइम में हमें ये लगता है कि जैसे ये प्रोडक्शन सीजन फरवरी मार्च में जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा, वैसे वैसे थोड़े थोड़े दाम भी यहाँ पे अपसाइड थोड़ी दिखेगी. लेकिन हमें ये देखना है कि अपसाइड मतलब करीबन 3 to 4% की ही होगी, ज़्यादा नहीं होगा. क्योंकि ये इलेक्शन का साल है और गवर्नमेंट की भी ये प्रायोरिटी है कि चीनी के दाम ज़्यादा कोई तेज़ी से ना बढ़े. मुझे ये लगता है कि कहीं भी 3 to 4% की रेंज में चीनी के दाम रहेंगे. आतिश जी, योर व्यू. Good afternoon, everyone. I agree with Hemant bhai. The production numbers have gone up. ISMA saying 31.3, trade body saying 31.6, and trading community saying 32.5. So the numbers have increased, plus government taking out sugar for ethanol at 1.7, restricting at 1.7, and versus previous year it was 3.8. So they have added more to the balance sheet, and the weather has been favorable also in recent for the standing crops in Uttar Pradesh, Maharashtra, and Karnataka also. So market is under stress right now, and in last 1.5 months, Maharashtra prices went as high as ex-mill 36, 35.50, came down to 3400 to 3450. And Uttar Pradesh prices went up to 4,000, 39.50, and it came down to 38.50. So the upside is, I see, to 2 to 3%, not more. But as stress is there at the moment, so it will. One has to see next coming months how it comes out. Dinesh bhai, what's your view? गुड इवनिंग एवरीवन. मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ की तेजी मंदी यदि डिसाइड करनी है तो उसकी थोड़ी बैलेंस शीट मतलब
डिसाइड मतलब देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट कैसी है, तो वो नंबर्स थोड़े स्टडी करने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से जो ओपनिंग स्टॉक था इस बार 1 अक्टूबर को, वो 45 के आसपास था। अभी रिसेंटली जो प्रोडक्शन के फिगर्स आ रहे हैं वो मेरे हिसाब से 95 महाराष्ट्र क्रॉस करेगा, यूपी 115 टू 117 क्रॉस करेगा, गुजरात अराउंड 1 मिलियन क्रॉस करेगा, और महाराष्ट्र और यूपी को देखते हुए मुझे लगता है टोटल इंडिया का प्रोडक्शन 315 के ऊपर ऊपर रहना चाहिए। जो सीजन स्टार्ट हुई थी उस वक्त वो एस्टिमेट बहुत कम था, 290 के आसपास सबको लग रहा था। तो 45 ओपनिंग स्टॉक करे, 315 प्रोडक्शन करे, 360 होता है। अपना इंडिया का कंजम्पशन 285 करे, तो करीबन 75 क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन नाउ रहेगा अपने पास ये सीजन के एंड पे, ऐसा मेरे को लगता है। तो ये नंबर्स मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। यदि ओपनिंग नेक्स्ट ईयर की सीजन में अपन ऐसा सोचे कि 60 का भी ओपनिंग स्टॉक है तो वेल सफिशिएंट रहता है, तो उसके जगह 75 है, तो मतलब कंजम्पशन वाइज और अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर का इस साल कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और मेरे हिसाब से फिर भी ये जो अभी सीजन है वो अभी पेमेंट क्राइसिस की वजह से प्राइसेस डाउन आ गए, तो यहाँ से 100 से 150 रुपया मेरे को अपसाइड लग रहा है इन कमिंग मंथ्स। आई थिंक सबने सब चीज़ बोल दी है, तो बहुत कम है बता रहे, बट ऐसे पता चले कि ऑडियंस में से कितने लॉन्ग है कितने शॉर्ट है तो मैं वो हिसाब से बना सकता हूँ। But anyway, jokes apart, I think when I give the presentation today afternoon, one thing which is very alarming to me is look at the amount of sugar which the government is releasing in the market. The government gave in the month of October 3 million tons, 2.9 in November. Then they gave 2.5 in December, 2.4 in January, 2.2 in February. I mean, any mathematician will say that divide this number by 5, multiply that by 12, because that's your trend. And that number, I don't have the calculator now, but sometime when I worked that out, it was coming to 31.9. So is our consumption 28.7? Is our consumption 28? Is our consumption 31.7? So scientifically that number is today 31.7. If you have any other rationale to say that mills have not sold their quota, then I don't see any mill saying that they haven't sold their quota. There is a story which says that 78 mills are non-reporting mills and they are selling over and above the quota. So is this number 31.7? Is it 30? So that's the hard number to catch today. The reason I feel the market have come down by 4 rupees or 3 rupees a kilo is very simple reason is that the cash flow of the mill due to the B-heavy and syrup not being supplied has badly been affected. So they have to create cash by only one way, is selling the sugar. Then our neighboring consumption countries are consuming Indian sugar because they are non-voting states of India now, as far as sugar consumption is concerned. So Bangladesh is taking up, something is going into Nepal, something is going into Bhutan. Maybe not large quantities, but whatever, it becomes a part of our consumption. So I think if our consumption number, if we all go scientifically and say that it is 30 million tons or 31 million tons, then I think there is no scope to say that there should be any further fall. But till the time the harvest is going on, till the time the crush is going on, I feel the market will remain in this range. But post that, we will probably have the post-election as well, because we'll crush in the month of April, and by May we should have the new government. I think after that we will have a new price band. But as of now, I feel there will be still pressure till the crush is on.
What will be the new price band post elections? Sorry for the mic exchange. So I think what is a new price band? If you look at the government, Modi Saab's government, I think the great thing is it has been a listener to the industry for last 7 years. It is the first 2 months that it has not listened to it. So I think post-election, if the cost of production is properly informed, I think we should see the new price band coming in. And I think the new price band can come in the form of new MSP which can be set in. And I think the industry is asking for a minimum support price to be increased to 37, 38. I think that's where today the cost of production is, because cane price have risen by about 5 to 7%. Your other inflation is rising by about 5 to 7%. So I mean, if you typically take in, you can't expect sugar, cane prices to rise forever, and you have a lower sugar price. So I think post-election we should see a new MSP being developed through the model. ये जो आप बताएं, I think there was a news last week also कि this time central government can announce FRP upfront because of elections. हो सकता है next season का FRP अभी declare कर दें. So that can further add cost for the FRP based states who price their cane on FRP, especially Maharashtra. So that again will put added pressure. So speaking about cane price, I would मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो मिलर बैठे हैं मिस्टर आतिश जी, वो थोड़ा बताएं कि शुगर केन कॉस्ट बढ़ने से आपको क्या लगता है कि शुगर प्राइस का उस पर असर होगा या नहीं होगा, प्राइसेस बढ़ने चाहिए या नहीं? डेफिनेटली प्राइसेस पे प्रेशर तो आएगा. एंड आई एम नॉट अ मिलर, वी आर डोमेस्टिक ट्रेडर्स और वी आर इनटू एक्सपोर्ट, बट yes, definitely pressure will be there. As Rahil bhai said, cash flow is a bigger challenge at the moment, and the market is not able to adjust to the price at the MSP. The sugar is not selling as per the MSP. So yes, pressure is there, and I believe the pressure will be there for next couple of months till the time the production figures are not clear. जनीश भाई, जो recent decline we have seen in sugar price, so उसके बाद trading community में कैसा view है? How is the sentiment in the trading community? जैसे राहिल भाई ने बोला कि अभी जो डिक्लाइन इन मतलब जो प्राइसेस घटे हैं वो प्राइसेस इस हिसाब से घटे हैं कि मिलर्स को पेमेंट चाहिए, गन्ने का पेमेंट करना हो, और वो गन्ने के पेमेंट के हिसाब से उनको वो माल बेचना ही पड़ता है, कोई भी प्राइस हो. और एक मिलर बेचता है, उसके पीछे उसका पेट भर गया, उतने में दूसरा मिल वाला खड़ा हो जाता है कि भाई हमको भी कैश फ्लो चाहिए, तो वो दूसरा बेचता है. तो एक्चुअल क्या हो रहा है कि सेंटिमेंट इससे मार्केट का टूटता है. और मेरे हिसाब से शक्कर कितनी है अपने पास वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने रखता है सेंटिमेंट. यदि सेंटिमेंट है शक्कर का और अपने पास कितना भी स्टॉक है, कितना भी माल पड़ा है गोडाउन में, तो भी ऐसे ट्रेडर मैं ये सोचूंगा और 2 गाड़ी मेरे को मिल जाए. सेल क्लोज होता है, फिर डिमांड ज्यादा आती है. वही सिंपल थियरी है. और इसमें जो भी अभी डिक्लाइन आई है, मेरे ओपिनियन में वो बॉटम आउट है. यहाँ से मैक्सिमम 20 से 25 रुपए का डाउन ट्रेड कर सकते हैं. बाकी लॉन्ग पोजीशन लेनी हो तो यहाँ से आप ले सकते हो, ऐसा मेरा मानना है. और ये जो भी आया है अभी डाउन ट्रेड, वो कैश फ्लो क्राइसिस की वजह से आया. और एवरी ईयर सीजन में ये डाउन ट्रेंड आता है, ऐसा नहीं है कि इसी बार आया है. जैसे सीजन में हेमंत भाई ने बताया कि 3600 रुपया प्राइस था स्टार्टिंग में, अभी 3400 पे आ गया. तो वो एवरी ईयर की स्टोरी है. और हर साल क्रशिंग में सब शुगर ट्रेडर को पता रहता है कि मार्केट नीचे आना ही आना है. और जैसे ही क्रशिंग स्टॉप होगा, जैसे कर्नाटक में
15 फेब से 28 फेब तक सारी मिल्स बंद हो जाएगी। महाराष्ट्र एंड गुजरात में 15 मार्च से 30 मार्च तक सारी मिल बंद हो जाएगी। उसके बाद सब ट्रेडर को पता है, जैसे राहिल भाई ने बोला, कि वो प्राइसेस वापिस 200 या 150 का अप आना ही है। मतलब आप ये समझ लो कि 3600 S30 महाराष्ट्र का लेवल आ जाएगा और यूपी का 3800 से 3850 का लेवल आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आई थिंक आपने जो सेंटीमेंट की बात कही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे कोटा वॉल्यूम्स कितने ज़्यादा थे एंड क्रशिंग सीजन भी स्टार्ट होने वाला था, बट फिर भी प्राइजेस वेर होल्डिंग ऑन। बट नाउ आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ डिसलोकेटेड द इंडस्ट्री फुल्ली, सो दैट्स बीन अ प्रॉब्लम। हेमंत भाई, आपके ई बाई शुगर में व्हाट आर यू सीइंग ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म? आपको वहाँ पे क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? Is the price decline as severe on the digital platform also, or do you see some sanity there? सी ई बाई शुगर एक डिजिटली प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे सेलर अपनी चीनी बेचने के लिए आते हैं और बायर अपनी चीनी खरीदने के लिए आते हैं। सो वहाँ पे सेंटीमेंट तो पता नहीं चलता है, लेकिन वहाँ पे ये पता चलता है कि सेलर ज़्यादा आ रहे हैं कि बायर ज़्यादा आ रहे हैं। सो नवंबर से पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पे बायर की डिमांड ज़्यादा आ रही है। मतलब सेलर जैसे ही खुद के माल अगर बेचने के लिए रखते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो विद इन अ मिनट वो माल बिक जाते थे। आज ये एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं कि सेलर अपना माल प्लेटफॉर्म के ऊपर जब बेचने के लिए रखते हैं तो उनका माल इतनी आसानी से नहीं बिक रहा है। वो माल अगर उनको बेचना है तो वो रेट्स उनको डाउन करने पड़ रहे हैं, तब जाके वो माल सोल्ड आउट हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्रशिंग सीजन चल रहा है और जैसे बताया कि यहाँ पे गन्ने की कैन पेमेंट के लिए कई मिल वालों का कोटा जो है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है और एक्सेस सप्लाई जो मार्केट में आ रहा है, और वो एक्सेस सप्लाई के कारण जो प्राइस में जो गिरावट हमने देखी है, तो उसी वजह से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी डिमांड सप्लाई के ऊपर ट्रेड्स होते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये ज़रूर हम देख सकते हैं कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा है या बायर्स ज़्यादा है, और ईबाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर सबको दिख रहा है कि लेटेस्ट ट्रेड जो है वो कौन से रेट पे कौन से मील का हो रहा है। तो वो सबके लिए वो ट्रांसपेरेंसी हमने रखी हुई है कि वो सारे देख सके। आतिश जी, बेस्ड ऑन जो भी गन्ने का प्रोडक्शन की बात हुई अभी कुछ सेशन पहले, तो नेक्स्ट सीजन आपको क्या लगता है चीनी के दाम क्या हो सकते हैं? I think supply is ample. Next year, I think exports is not going to happen, and government is not going to allow second tranche for ethanol, for juice and BHV. So even if we are short of 2 million tons, the closing stocks, the carryover stock, will be ample to take care of that. So I think it will be bearish to stable, my outlook. Rahil ji, what's your view? Next season, what could be the price of sugar? जैसे मैंने कहा अभी आपसे कि जो इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन है, आई थिंक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेके एक मार्केटेबल वैल्यू बनेगी उसकी। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से 34-35 रुपए का होगा ये BHV हटा देने के बाद, और हो सकता है 35। बहुत सारी मिलों का जिनका इंटरेस्ट बर्डन है वो 36 रुपये तक के भी जाए, 37 रुपये तक जाए। सिमिलर इज विथ यूपी। मुझे ऐसा लगता है कि 34-34.5 इज़ अ कैश बर्न करेंगे। ये प्राइसेस लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं हो पाएंगे। अगर ये हुआ तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कि आगे में गन्ना फिर लगना बंद हो जाएगा। अगर हमको 25-26 सुधारना है और 26-27 सुधारना है तो आज गन्ने का दाम सही देना ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर हमने 33 रुपये में चीनी बेचेंगे, 32 में बेचेंगे, तो वो अरियर बिल्टअप होगा। शुगर की साइकिकलिटी के 3 रीजंस होते थे, एक फार्मर अरियर, दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशन और तीसरा सरकार की इंटरफेरेंसेस।
क्लाइमेट कंडीशंस आपके पास आ गए, रेंज नहीं है, आपके पास में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस डेली है, वो आप देख रहे हो, बचा था अरियर, अगर वो भी आप दे देंगे तो ये पक्का है कि फिर से हम साइकिकलिटी में आ गए। तो उसके लिए प्राइजेज मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्या हो सकते हैं, बिकॉज मुझे तो प्राइजेज ये प्राइजेज भी अच्छे नहीं लग रहे। सो आई वुड से दैट नेक्स्ट सीजन के लिए आई थिंक वी एज एन इंडस्ट्री, एज संजय खटाल सेड टू दानवे साहब कि आप they have to look into certain things, and one of the things to look into is minimum support price to be increased for sugar, so that there is a benchmark on sugar prices, and I think that will be the second point to look at the market then. So I think अगला सीजन 36 रुपये 37 रुपये के ऊपर ही खुलना चाहिए, बिकॉज अभी 100 रुपये से FRP फिर बढ़ जाएगी, यूपी में 100 रुपये से ऐसे भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप 100 रुपये को फिर आप इन्फ्लेट करोगे तो इफ यू लुक एट तो वो अराउंड 5% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो आई डोंट सी दिस प्राइजेस प्रिवेलिंग फॉर नेक्स्ट सीजन। And then in 27 we will be due for UP elections also. Elections and Bollywood releases every Friday. So जनीश भाई, गुजरात में अभी क्या प्राइस चल रहे हैं चीनी के, एंड अभी जो महाराष्ट्र और यूपी के प्राइजेस में जो स्प्रेड बढ़ गया अचानक से, तो वो स्प्रेड नॉर्मलाइज होने के लिए महाराष्ट्र के प्राइस ऊपर आएंगे या यूपी के प्राइस नीचे आएंगे? अभी गुजरात में एक्स फैक्ट्री 3600 के रेट चल रहे हैं S30 के, और M30 के अराउंड 3700 के आसपास रेट चल रहे हैं। और अभी गुजरात में मिलर्स ने ऐसा स्टैंड लिया है कि महाराष्ट्र प्राइसिंग बहुत कम है, 3400 के आसपास है, तो वो लोग उनको आगे जाके अप्रैल मई में अच्छा दिखाई दे रहा है फ्यूचर शुगर का, तो वो होल्ड बैक कर रहे हैं और कोटे लैप्स कर रहे हैं। मतलब अभी पिछले 1-2 महीने से गुजरात की मिल के 20 to 40% कोटे लैप्स हो रहे कोई कोई मिल के। तो ये प्राइजेस गुजरात के मिलर ने माइंड में एक बना ली है कि हम ये लेवल से नीचे नहीं जाएंगे, 3600 S30 और 3700 M30। अभी बात हुई आपकी महाराष्ट्र की और यूपी के स्प्रेड की, तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र का जो है प्राइस वो बॉटम आउट हो गया है, उसमें अभी डाउनफॉल मेरे को यहाँ से नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं यूपी 50 से 100 रुपया कम आ सकता है। अभी यूपी मिलर्स ने वो थोड़ा स्ट्रांग पकड़ के रखा है कि 3700 3750 से नीचे नहीं आ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि 2 रुपीज़ मतलब 200 रुपये का डिफरेंस या 250 रुपये का डिफरेंस जस्टिफाई होता है महाराष्ट्र एंड यूपी के बीच, उसके ज़्यादा का डिफरेंस जस्टिफाई नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं यूपी ही डाउन आएगा, महाराष्ट्र तो जो है वो ऑलरेडी बॉटम पे है, ऐसा मेरा मानना है। जी हेमंत भाई, ई बाय शुगर में या इन जनरल शुगर ट्रेडिंग कम्युनिटी में ट्रेडर्स को जो प्रॉब्लम होती है या इंडस्ट्री से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेडिंग कम्युनिटी को क्या क्या दिक्कत हो रही है, एंड उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखो, एज अ ट्रेडर अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम तो हर एक को है, मिलर्स को भी है, कॉरपोरेट हाउसेस को भी है और ट्रेडर्स को भी है। अगर हम 1 by 1 लेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टली बताता हूं कि एज अ ट्रेडर एक तो शुगर एक ऐसी कमोडिटी है, इतनी कंट्रोल्ड है कि जहां पे एफआरपी गवर्नमेंट तय करती है, जहां पे एमएसपी गवर्नमेंट तय करती है, मंथली कोटा कितना देना है वो भी गवर्नमेंट के हाथ में है, इथेनॉल में डाइवर्जन कितना होगा वो भी गवर्नमेंट के हाथ में है। और अगर मान लो कि कहीं स्टॉक नहीं है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मॉनसून की वजह से है, तो फिर वीकली कोटा या 15 डेज में कोटा या कोटे का रिलीज डेट वो कुछ तय नहीं होता है। तो एज अ ट्रेडर हमें समझ में ही नहीं आता है कि भाई आगे माल होल्ड करके चले,
कब बेचे, कब बाय करे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी, अगर ट्रेड की अगर बात करेंगे तो जैसे जीएसटी में भी प्रॉब्लम्स हैं, और आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडर्स की प्रॉब्लम सुनने वाला एक भी एसोसिएशन आज की तारीख में इंडिया में नहीं है। बाकी राहिल भाई तो आपको शायद बताएंगे। और ये एक होना चाहिए। बाकी राहिल भाई आप कुछ बता पाए इसके ऊपर? देखिए, प्रॉब्लम्स तो अभी ट्रेड है तो प्रॉब्लम रहेगा ही, व्यापार है तो प्रॉब्लम रहेगा ही। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैं अभी अजीत भाई से और संजय खटाल से बात कर रहा था, कि जो चीज़ लीगल है वो उसमें कुछ सिंपल सिस्टम आज की तारीख में है कि हमको मंथली कोटाज अवेलेबल होते हैं। यू हैव टू डिस्पैच इन 30 डेज और हमको उठाना है 30 दिन के अंदर। बट ये इलेक्ट्रॉनिक बटन तो है नहीं कि यूँ दबा और उड़ गया, या इट ऑल मैनुअल एक्टिविटीज़। So at times, the extension of the quotas is essential. At times, railway rakes are not available. At times, there are strike of the drivers. At times, the weathers are not right. तो मिलर से extension नहीं मिलता है, सरकार extension नहीं देती है. Then there is an Essential Commodities Act, which is as good as arrest warrant if you read the act. तो I mean, there are various issues. Then associations की बात की, तो बहुत सारे हैं जो एसोसिएशंस बनते हैं, बिगड़ते हैं, चलते हैं। बट एसोसिएशंस के भी जो काम होते हैं वो टिपिकल फिर वो अपनी लेवल्स पे चलते हैं। सो इट मीन्स इट्स ईजियर टू फॉर्म एन एसोसिएशन एंड कीप फॉर्मिंग द एसोसिएशन, बट इम्पॉर्टेंट इज टू हैव समवन समथिंग which can take it in long run and it has a proper objective of it. तो I mean बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी निटिग्रिटी है, जैसे ट्यूसडे को हमको स्टॉक का डिक्लेरेशन देना है, हर ट्रेडर को देना है, बट देन उसकी डिस्कवरी सरकार से हमारे पास नहीं आती कि आज अगर उनके पास सपोज 6 लाख टन का, जहाँ तक मुझे पता चला, इट्स नॉट एसपी न्यूज बट आई वुड से दैट कि 1,20,000 ट्रेडर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसकी पाइपलाइन स्टॉक 6 लाख टन की है, तो हर व्यापारी के पास 30 टन माल है। बट अगर हमारी तरफ से डेटाज है तो वो फ्लो वहाँ से भी यहाँ होना चाहिए, बिकॉज दैट विल अलाउ द मार्केट टू प्रोस्पर, कि भाई हमारे पास पाइपलाइन स्टॉक कितना है। अगर हमारा पाइपलाइन स्टॉक ही कम है तो हमको पाइपलाइन स्टॉक बढ़ाने के लिए उनको हेल्प करनी चाहिए। सो आई मीन इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस शुड बी इम्पॉर्टेंट। लाइक सरकार की तरफ से डिस्पैचेस के नंबर जो मिलों ने दिए हैं वो एक्यूरेटली पॉइंट आउट होना चाहिए, ताकि हमारी सप्लाई एंड डिमांड की सोर्सेज जो है वो तय हो जाए। उसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं, हम इंडियन मार्केट को और मैच्योर कर सकते हैं। तो प्राइजेस के लिए ये सारी चीज़ें बहुत असेंशियल है। दीज आर च्यवनप्राश फॉर अ मार्केट, यू नो। आई मीन इफ यू डोंट हैव इट, यू डोंट हैव इट। सो आई मीन आप ब्लफ खेल लो, पोकर खेल लो, जो खेलना है खेल लो। सो आई मीन आई थिंक दैट व्हाट इज मिसिंग इज टेक्निकली यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर आप देखोगे तो हर ट्रेडर को महीने में स्टॉक डिक्लेयर करना होता है, बट उसकी पूरी इंफॉर्मेशन फ्लो उनके पास आती है, किसके पास कितना स्टॉक है वो नहीं आता। बट आई मीन दैट ओके, द पाइपलाइन स्टॉक इज बिल्ट अप टू दैट लेवल। आज लंदन मार्केट पे आप ओपन इंटरेस्ट देख लो, उसके सामने आप मैप कर लो कि कितनी डिलीवरीज आने वाली है, वो आपको कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट से भी मिल जाता है। आपके पास हर डिस्कवरी अवेलेबल है। आज स्टॉक मार्केट हमारा मैच्योर क्यों है, इसीलिए। I think this problem needs to be winding off, and I would suggest to Sanjay Khatal and Ajit Bhai that we will write to you. I mean, you know, you should start negotiating with the government on behalf of traders also. और अगर नहीं वैसा नहीं हो पाएगा, तो I mean we all are together. I mean, I have been on the trading side for 30 years, but hand holding आपकी आनी पड़ेगी, तभी ही maturity आ पाएगी। क्योंकि ट्रेडर जहाँ पे आया तो वो 1957 की मदर इंडिया के पिक्चर का लाला ही याद आता है, यू नो, नरगिस एंड दैट लाला। सो यू नो, इफ वी गो वी विल बी ऑलवेज ट्रीटेड एज अ बनिया, बस ये आ गए हैं। सो यू नो, यू हैव टू सपोर्ट अस एंड वी ऑल कैन वर्क टुगेदर। I think we are coming to the close of the session. Before we wind up, next year when we come to this conference, आप सभी पैनलिस्ट बताएं कि चीनी का दाम क्या होगा यूपी और महाराष्ट्र।
60,000 रुपीज तोला. Anyway, मैं सोने पे चला गया था. माफी चाहता. I think I'm very bullish the market. World market is today trading at 60,000 rupees a ton. हम 34,500 रुपये टन में बेच रहे. तो कोई रीज़न नहीं है मुझे ये कहने का कि हमारे दाम नीचे होंगे. पर आई थिंक पर्सनली आई फील कि सबसे इम्पोर्टेंट है एथेनॉल डाइवर्जन. अगर वो कंटिन्यू नहीं किया इन्होंने तो देन आई थिंक वी विल बी क्राइंग अगेन. बट अगर वो कंटिन्यू होता है, दैट इज़ द कैवियट फ्रॉम माई साइड और राइडर फ्रॉम माई साइड, तो आई थिंक वी विल सी नेक्स्ट ईयर प्राइस बेंच मार्किंग अबाउट 38 रुपीज़ अक्रॉस द कंट्री. मेरे हिसाब से ये अभी से प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट ईयर का वो बहुत डिफिकल्ट है. और बेसिकली डिफिकल्ट इसलिए है कि वो अब हमारे हाथ में नहीं है. गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये साल का मॉनसून कैसा रहता है, ऐसे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, वो सारे प्राइजेस को इफेक्ट करते हैं. तो अभी से वो करना डिफिकल्ट है. फिर भी मेरा अनुमान है कि राहिल भाई के साथ मैं एग्री करता हूँ कि नेक्स्ट सीजन में गवर्नमेंट एमएसपी बढ़ा सकती है. एंड महाराष्ट्र आई सी अराउंड 3600 S30 X factory and UP around 3800 X factory. That is my assumption. I would like to give a range in this. I think Maharashtra anywhere between 36 to 38 and UP anywhere between 38 to 40. So these would be the ranges it would be going around. यस मैं भी एग्री करता हूँ कि महाराष्ट्र 37-38 रहेगा और यूपी 39-40 के अराउंड रहेगा. सो टू सम इट अप, अभी भी तेजी है बाजार में. नहीं, मेरा तो रेंज का, मेरा स्टॉक प्राइस का रेंज मैं बता सकता हूँ. शुगर का आप बता दीजिए. सो स्टॉक भी आई थिंक इट शुड फॉलो द ट्रेंड ऑफ द शुगर इंडस्ट्री ओनली. आई थिंक इन द नियर टर्म पेन है ऑफ कोर्स. एज ऑफ नाउ अभी आप देखें तो लास्ट एक महीने में जितनी खराब पॉलिसी और बाकी सेंटिमेंट्स के थ्रू आना चाहिए था न्यूज़ फ्लो, एवरीथिंग हैज़ बीन नेगेटिव. तो जैसे आप लोग चीनी के लिए बोल रहे थे, सेम विथ स्टॉक प्राइस, यहाँ से नीचे तो नहीं होना चाहिए, बट ऊपर कितना जाएगा वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है एंड वेदर कंडीशंस एंड एवरीथिंग. सो टू सम इट अप, वी हैव तेजी इन शुगर, बट इन द शॉर्ट टर्म इट मे बी अ बिट स्लोअर before we gain momentum on the price. So that's it from this session. Thank you all. Check. All right. Thank you very much. Let's have a round of applause, everybody, for this panel. And may I invite Mr. Kiran Wadhwana to please come up and present a token of our appreciation to our esteemed panel. Yes.